गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हमारा 8th चैप्टर है हमारी एम लक्ष्मीकांत का। द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो हमारी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। पार्ट 1 में ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ मतलब जो हमारे स्टेट्स हैं और उनके टेरिटरीज़ कहाँ तक है वो सब दिए गए हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। पार्ट 1 1 to 4 आर्टिकल्स है। पार्ट 2 5 to 11 है। पार्ट 3 ऑब्वियसली 12 to 35। 12 to 35 जो पूरे आर्टिकल्स है ये फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव द इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए दैट इज बिल ऑफ राइट्स। तो ये आइडिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ये आइडिया हमने इंस्पायर किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में के बिल ऑफ राइट्स में। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ अमेरिका। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। Magna Carta is a charter of rights issued by King John of England in 1215 under the pressure from the barons. This is the first written document related to the fundamental rights of the citizen. तो जो हमारा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करता है वो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें जाना पड़ेगा 13th सेंचुरी इंग्लैंड। 30th सेंचुरी मतलब जो 1215 का समय था, वहाँ पे इंग्लैंड में रूल कर रहे थे किंग जॉन। तो किंग जॉन जो है उन्होंने एक चार्टर ऑफ राइट्स इशू किया था, मतलब एक चार्टर था जिसके ऊपर राइट्स लिखे हुए थे और उस चार्टर को कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो ये दुनिया का पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट था जिसमें किसी देश के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो मैग्ना कार्टा वॉज फर्स्ट चार्टर विच गेव फंडामेंटल राइट्स टू एनी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पहली बार सिटीजन्स कोई कंट्री के सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मैग्ना कार्टा के थ्रू दिए गए थे 1215 में, 13th century England. It contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. तो जो हमारे पार्ट 3 है उसके अंदर बहुत ही लॉन्ग, कॉम्प्रिहेंसिव, एलैबोरेटेड मतलब बहुत लेंदी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल इन द सेंस अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट में जाके उनको एनफोर्स करा सकते हैं। कोर्ट में आप न्याय मांगिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए गए हैं और कोर्ट आपको जस्टिस दिलाएगा। In fact, the fundamental rights in our country are more elaborate than those found in the constitution of any other country in the world, including USA. तो भले ही हमने इंस्पायर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब भले ही हमें इंस्पिरेशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उनके बिल ऑफ राइट्स को देख के हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए हैं, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दुनिया के सारे फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इलेबोरेटेड है। मतलब इतने बड़े इलेबोरेटेड डिटेल्ड फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस दुनिया के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इंक्लूडिंग यूएसए। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पर्सन्स हु विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो फंडामेंटल राइट्स सबके पास है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ दैट इज नेशन, आवर नेशन। ये फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट करते हैं? इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल मतलब सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सबको इक्वल बताने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स ये ऐसा सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे सब इक्वल है, मतलब सबके बीच में इक्वालिटी, हम सब इक्वल है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दी गई है किसी को भी। सब इक्वल कब होंगे? जब किसी के पास कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं होगी। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल तो जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो पूरे एक सोसाइटी का इंटरेस्ट है वो वायलेट ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमारे कंट्री को एज अ यूनिट मतलब हम सब में यूनिटी हो, एकता हो, ये प्रमोट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकली हम सब इक्वल होने चाहिए। हमारे इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकली हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली हम सब इक्वल होने चाहिए, ये प्रमोट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। दे प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, अथॉरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल मतलब एक ही पर्सन के पास पूरी पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। डेस्पोटिक रूल इन द सेंस कि एक पर्सन है और उस पर्सन के पास पूरी पावर दी गई है, तो एक ही पर्सन डिसीजन ले सकता है पूरी कंट्री से रिलेटेड, तो इसे कहते हैं डेस्पोटिक रूल। मतलब एक ही जगह पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ना हो जाए। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी कंट्री में डेस्पोटिक रूल आने से बचाते हैं। एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी आज़ादी को बचाते हैं, हमारे लिबर्टी को बचाते हैं
किसके अगेंस्ट में? स्टेट के अगेंस्ट में। तो स्टेट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें मतलब हम जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। मतलब स्टेट का जो नेचर है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव ना हो जाए, इसे रोकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। They operates as a limit on the tyranny of executive and arbitrary laws of the legislature। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो लिमिटेशन मतलब दबाव डालते हैं, रोकते हैं tyranny ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव अपनी मन मर्जी से कोई भी स्टेप्स ना ले, और लेजिस्लेचर कोई भी अनरीजनेबल लॉज, मतलब उनकी मन मर्जी, आर्बिट्ररी मतलब इरेजनेबल, मतलब उस लॉ का कोई मतलब नहीं बनता है, जो चाहे वो लॉज लेजिस्लेचर ना बना दे, और एग्जीक्यूटिव कोई भी इनवैलिड स्टेप ना उठाए, इससे बचाता है हमें फंडामेंटल राइट्स। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। इन शॉर्ट दे एम टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज, नॉट ए गवर्नमेंट ऑफ मैन। अगर ब्रीफ में देखा जाए तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट का लॉस की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों की गवर्नमेंट बनाने से बचाते हैं। मतलब लोगों के पास पावर नहीं है, रियल पावर, मतलब जो गवर्नमेंट है वो लॉ पे बेस्ड है, किसी आदमी के डिसीजन पर बेस्ड नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नेम सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटी कौन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और बचाता कौन है हमारे फंडामेंटल राइट्स को? कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ द फंडामेंटल लॉज ऑफ द लैंड। तो जो हमारे लैंड है, जो हमारी अर्थ है, उसके फंडामेंटल लॉज हैं। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मॉरल ऑफ द इंडिविजुअल। वो फंडामेंटल इसलिए है, मतलब फंडामेंटल मतलब वो बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे राइट्स में। तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से एक इंडिविजुअल का, जो हमारी कंट्री का जो एक इंडिविजुअल सिटीजन है, उसका ऑलराउंड डेवलप हो सके हर एक एस्पेक्ट्स में, मतलब उसका मटेरियल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द 7 फंडामेंटल राइट्स। तो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था, तो जब 26 नवंबर 1949 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो है ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है। 29 सबसे रिलेटेड, सबको देता है। तो 30 जो आर्टिकल है वो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, हम आगे पढ़ेंगे। और जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो है वो डिलीटेड है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो ये 31st अमेंडमेंट एक्ट, 31st अमेंडमेंट नहीं, 31st आर्टिकल है वो डिलीट कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by 44th Amendment Act of 1978. It made a legal right under the Article 300A. In Part 12 of the Constitution. So at present there is only 6 fundamental rights. They are mentioned in Table 8.1. तो ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब 6 हो गए हैं क्योंकि आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट कर दिया गया है बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और डिलीट करके उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A। तो अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। लीगल राइट इन द सेंस आप उतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी फंडामेंटल राइट्स को दी जाएगी, वो फंडामेंटल है, वो मोस्ट एसेंशियल राइट्स है इंडिविजुअल की। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है 300A, तो फंडामेंटल राइट जितना उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगा। लेकिन आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लीगल राइट में ऐसा नहीं है, आप हायरार्की फॉलो करेंगे। टेबल 8.1 देख लीजिए अपनी लक्ष्मीकांत का, पेज नंबर 75। जो मैं एडिशन यूज़ कर रहा हूँ वो एडिशन है 7th एडिशन, तो उसमें पेज नंबर 75। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। जो हमारा आर्टिकल 14 है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम डिटेल में देखेंगे एक आर्टिकल, पहले एक इन ब्रीफ देख लीजिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ओनली यहाँ आनी चाहिए था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 70 abolition ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। आर्टिकल 18 abolition ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। तो ये जो पूरे हैं ये है राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं। मतलब इन राइट्स का एम ये है कि सब लोग इक्वल रहे, हर एक सिटीजन इक्वल रहे। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। अब आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग टू दो 6 राइट्स आर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो यह है फ्रीडम, मतलब इंडिविजुअल की एक फ्रीडम को बचाते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24।
प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये है आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, दैट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन इन शॉर्ट, आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 25 to 28 आर right to freedom of religion. Article 25 is freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion. Article 20 is freedom to manage religious affairs. Article 27 is freedom from payment of taxes for promotion of any religion. Article 28 is freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions. तो ये है पूरे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आपको आपके रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा फ्रीडम है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, ये जो आर्टिकल 29 आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ नहीं आना चाहिए, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। मैं आगे आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, लेकिन ये माइनॉरिटीज़ नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही अवेलेबल नहीं है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटीज़ सबको अवेलेबल है। आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए है। आर्टिकल 32 इज टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रेट्स ऑफ हर्बियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारियो, कुबरेटो। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था जब आर्टिकल 31 की हम बात कर रहे थे कि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं लीगल राइट है। तो फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हो रहा है तो आपके पास अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रेट्स इशू करेगा, जैसे कि हर्बियस कॉर्पस, मतलब कि जो पर्सन डिटेन है उसे कोर्ट के सामने लाया जाए। मैंडेमस मतलब अगर कोई एक पर्सन जो एक पब्लिक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर वो उसकी का जॉब मगर अगर उसका कोई ड्यूटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रहा है तो कोर्ट उसे ऑर्डर देगा कि अपनी ड्यूटी बराबर से परफॉर्म कीजिए। प्रोहिबिशन हायर कोर्ट्स और से लोअर कोर्ट को दिया जाता है कि आप कोई डिसीजन मत दीजिए। लोअर कोर्ट्स को हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट को कोई डिसीजन देने से रोक देता है। सर्टियोरारियो भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को ही दिया जाता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट ने कोई सेंटेंस पास किया है तो हायर कोर्ट उसे क्वैश कर देगा, मतलब उस सेंटेंस को, मतलब उस डिसीजन को इनवैलिड करके अपना डिसीजन देगा। तो ये सर्टियोरारियो है। प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरारियो दोनों ही हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देते हैं। कोवरेंटो अगर कोई पर्सन, सपोज कीजिए आप किसी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब की सीट आपने एक्वायर कर ली, आप किसी ऑफिस में जाकर बैठ गए, पब्लिक ऑफिस में। पब्लिक ऑफिस इज नथिंग बट गवर्नमेंट जॉब। तो आप उस पब्लिक ऑफिस के लिए डिजर्विंग है या नहीं है, ये द लीगैलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, तो आप लीगली उसके लिए आप डिजर्विंग है या नहीं, ये कोर्ट चेक करेगा। एक्सेप्शंस भी है इन सब में, हम डिटेल में देखेंगे। तो लीगल राइट में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, फंडामेंटल राइट्स में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो फीचर्स देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन वाइल द अदर्स आर अवेलेबल टू पर्सन्स वेदर सिटीजन, फॉरेनर, लीगल पर्सन लाइक कॉर्पोरेशन, कंपनीज। तो थोड़े फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उन्हीं को अवेलेबल है। वाइल अदर्स आर अवेलेबल टू द पर्सन वेदर सिटीजन, फॉरेनर्स एंड लीगल पर्सन। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स, फॉरेनर्स, लीगल पर्सन इन द सेंस वो पर्सन जो लॉ से ही क्रिएट हो गए। नेचुरल पर्सन नहीं, नेचुरल पर्सन तो आप और हम हो गए, हम सब इंसान, वो नेचुरल पर्सन। लीगल पर्सन इज एन कंपनी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको ये बात में क्लियरिटी होगी कि लीगल पर्सन एक कंपनी होती है और कंपनी को एज अ पर्सन ही डील किया जाता है। तो लीगल पर्सन इज समवन हु इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन उसे एज अ पर्सन ही ट्रीट किया जाएगा। तो कुछ कंपनीज़ के पास भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो ये तो बात तो क्लियर है कि सिटीजन्स के पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और बाकी जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर्स और लीगल पर्सन्स को भी दिए गए हैं। सिटीजन्स के पास तो हर एक फंडामेंटल राइट्स है, जो पूरे ये पार्ट में दिए गए हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के पास हैं। फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स आर मेंशन इन टेबल 8.2। तो एक बार टेबल 8.2 देख लेते हैं, पेज नंबर 76 ऑफ योर एम लक्ष्मीकांत। होपफुली आपने एम लक्ष्मीकांत खोल ली होगी। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स नॉट टू फॉरेनर्स। तो ये फंडामेंटल एक काम करते हैं, हम ऑर्डर वाइज चलते हैं। समय पहले हो गया आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हम सब इक्वल है, ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स और फॉरेनर्स को एक बराबर देखता है। मतलब चाहे आप सिटीजन हो और फॉरेनर हो, आपको कुछ सर्टेन बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा।
लॉ के सामने आप दोनों इक्वल हैं, मतलब लॉ के सामने इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने आप सब इक्वल हैं। फिर ये हो गया आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीज़ों को छोड़कर दूसरे बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। मतलब मगर इन बेसिस पर, रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर, मतलब जेंडर के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। और प्लेस ऑफ बर्थ से फॉरेन को यहाँ रिलेट मत कीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ इन द सेंस इंडिया के अंदर कहीं भी प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सिर्फ सिटीजन्स के पास है, मतलब सिटीजन्स को इन बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। ओके, आप लॉ के सामने इक्वल है, लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकती है हमारी गवर्नमेंट। अब आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, और हम बराबर की अपॉर्चुनिटी क्यों दें फॉरनर्स को? अगर आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब एक्वायर करने थोड़ी देंगे, तो हम भी नहीं देंगे। तो आर्टिकल 16 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। तो आर्टिकल 14 तो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब लोग बराबर है, सिटीजन्स फॉरनर्स दोनों बराबर है। आर्टिकल 15 आप लॉ के सामने बराबर है, लेकिन हम आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो सिटीजन्स को ही अवेलेबल है आर्टिकल 15, मतलब फॉरनर्स को आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। और आर्टिकल 16 आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर की अपॉर्चुनिटी हम फॉरनर्स को ऑब्वियसली नहीं देंगे। तो आर्टिकल 16 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। तो आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। मतलब आर्टिकल 15 के अंदर हम डिस्क्रिमिनेट तो कर सकते हैं फॉरनर्स को, लेकिन इतना डिस्क्रिमिनेटिव नेचर भी नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें एज एन अनटचेबल ट्रीट कर रहे हो। तो आर्टिकल 17 इज ऑल्सो अवेलेबल टू सिटीजन्स, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू फॉरनर्स, बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। आर्टिकल 18 कोई राइट नहीं है। आर्टिकल 18 इज़ प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कोई भी ऐसा टाइटल हो गया, महाराजा, राजा, सुपीरियर, मतलब कोई भी एक पर्सन को कोई एक्स्ट्रा टाइटल, कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट एकेडमी एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। मतलब स्पीच देने का, बात करने का, अपने वर्ड्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। आप असेंबल हो सकते हो, कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कोई मूवमेंट कर सकते हो, मतलब फ्रॉम पार्ट ए टू पार्ट बी विद इन द कंट्री। आप कोई भी कंट्री में रिसाइड मतलब रह सकते हो। आप कोई भी प्रोफेशन, मतलब जो एक लीगल प्रोफेशन है, उसे परफॉर्म कर सकते हो अंडर आर्टिकल 19। तो ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरनर्स को नहीं अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन की बात हो रही है और रेसिडेंस की बात हो रही है। तो सिर्फ सिटीजन्स के पास है। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब एक्सेसिव पनिशमेंट्स और आर्बिट्ररी पनिशमेंट से बचाने का इन ब्रीफ अगर कहा जाए तो ये आर्टिकल 20 अवेलेबल बोथ टू सिटीजन्स फॉरनर्स। हम एक्सेसिव पनिशमेंट को ये बेगुना फॉरनर्स को क्यों ही देंगे? तो आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स। हर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, चाहे सिटीजन हो या फॉरनर हो, उसके पास उसकी पर्सनल फ्रीडम और उसकी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है अंडर आर्टिकल 21। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। आर्टिकल 21A ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। राइट टू एजुकेशन मतलब बच्चों के पास राइट टू एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन नॉट हायर एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं, 14 ईयर्स तक आपको एजुकेशन का राइट है। तो ये आर्टिकल 21A जो है सिटीजन्स और फॉरनर्स, मतलब सिटीजन्स के पास भी है, फॉरनर्स के पास भी राइट है, फॉरनर्स के बच्चे भी एजुकेशन एक्वायर कर सकते हैं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ये भी सिटीजन्स और फॉरनर्स दोनों को अवेलेबल। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब चाहे वो एक सिटीजन हो चाहे वो फॉरनर हो, लेकिन अगर उसे फोर्सफुली कोई काम कराया जा रहा है, उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब किडनैपिंग, ये सब अगर किसी भी सिटीजन या फॉरनर दोनों किसी की भी हो रही है तो इससे बचाया जा सकता है। मतलब आप फॉरनर हो तो भी आपके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, आपके पास फोर्स्ड लेबर भी नहीं हो सकता। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज दैट इज हजार्डियस एक्टिविटीज़। आर्टिकल 24 मतलब फॉरेनर्स के बच्चों के पास भी ये राइट है कि उनके बच्चे हजार्डियस एक्टिविटीज़ से दूर रहे जो उनके लिए हार्मफुल है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन।
आर्टिकल 25 ये जो है इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम है, मतलब आपके पास ये राइट है कि आप अपनी रिलीजियस बिलीफ रख सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको प्रोपोगेट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोपोगेशन, मतलब अपनी रिलीजियस टीचिंग्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, फैला सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली आप उन्हें नहीं बता सकते। पीसफुली आप अपनी रिलीजियस टीचिंग्स स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये सिटीजन्स और फॉरनर्स दोनों के पास राइट है। फिर आर्टिकल 26 राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन इन द सेंस कोई एक कोई एक सेक्शन, रिलीजियस सेक्शन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप अपने रिलीजियस अफेयर्स जो आपके रिलीजियस मैटर्स हैं वो आप खुद डील करेंगे, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई किसी बाहर के पर्सन का इन्वॉल्वमेंट उससे नहीं होगा। ये भी सिटीजन फॉरनर्स दोनों के पास है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन बट नॉट फीस, मतलब कि आपको फोर्सफुली आपसे टैक्स नहीं मांगा जा सकता रिलीजन के प्रमोशन के लिए, लेकिन कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आपसे फ़ी चार्ज कर सकता है। तो ये भी सिटीजन और फॉरनर के दोनों के पास है राइट्स। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आपके पास ये राइट है कि आप अगर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर आप चाहें तो आप लें या चाहे तो आप ना लें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये आर्टिकल 28 बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स दोनों के पास है। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ यहाँ नहीं आना चाहिए एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो आर्टिकल 29 है ये सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है, फॉरनर्स को नहीं है, क्योंकि हम हमारे इंडिया का कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट प्रोटेक्ट करेंगे। हम फॉरेन का कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज क्यों ही प्रोटेक्ट करेंगे, जनरल बात है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आर्टिकल 30 के अंदर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। चलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। तो वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, मतलब आप ब्लाइंडली फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर सकते, उन पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट इम्पोज करेगा। स्टेट ये क्या है, स्टेट हम आर्टिकल 12 में अब देखेंगे। However, whether such restrictions are reasonable or not, they are decided by the courts, मतलब जो हमारी जुडिशरी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि जो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स पे, ये रीज़नेबल रियली है या नहीं है, ये वैलिड है या नहीं है। थस दे स्ट्राइक ए राइट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ सोसाइटी एज अ होल, बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये एक करेक्ट बैलेंस है, इसमें इंडिविजुअल के राइट्स में, सोसाइटी के राइट्स में और इंडिविजुअल राइट्स और सोशल कंट्रोल, मतलब आप हर एक इंडिविजुअल के पास राइट भी रहे और सोशल कंट्रोल भी रहे, मतलब सोसाइटी कंट्रोल में भी रहे। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट, मतलब हर एक सिटीजन, हर एक फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, सिटीजन्स के पास है, स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। हाउएवर सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो, मतलब कुछ हर एक फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट है, लेकिन उसमें से कुछ ये भी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, दैट इज द प्लेस एंड लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, वाइल्स अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर, कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन। तो थोड़े फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव हैं, थोड़े फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस वो स्टेट के एक्शंस पर कुछ लिमिटेशंस डालते हैं, मतलब स्टेट जो चाहे वो नहीं कर सकता, कुछ लिमिट्स है स्टेट के पास, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता स्टेट। और जो पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ प्रिविलेजेस, मतलब कुछ पावर्स, मतलब कुछ ऐसा राइट्स, ये पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों के फेवर में, सिटीजन्स के फेवर्स में कुछ प्रिविलेजेस देते हैं लोगों को। दे आर जस्टिसेबल, अलाउ द पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट इफ दे आर वायलेटेड। तो जस्टिसेबल है, मतलब आप कोर्ट के पास जा सकते हो अगर वायलेट हो रहे हैं। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हैंस द aggrieved person can directly go to the Supreme Court, not necessarily by the way of appeal to the judgment of high courts. तो अंडर आर्टिकल 32 मैंने ऑलरेडी बताया था, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके थ्रू अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से जाने की ज़रूरी नहीं है। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, वो सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, वो सब्जेक्टिव है, वो क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो परमानेंट भी नहीं है। पार्लियामेंट कैन कर्टेल एंड रिपील देम ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड नॉट बाय द ऑर्डिनरी एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है, मतलब फंडामेंटल राइट्स हमेशा के लिए रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है। फंडामेंटल राइट्स चेंज किए जा सकते हैं बाय द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी एंड टाइम, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को,
by constitutional amendment, not by ordinary act. Moreover, this can be done without affecting the basic structure of the constitution. ये आगे मैं बताऊंगा आपको basic structure of the constitution क्या है. They can be suspended during the operation of national emergency except rights guaranteed by the article 20 and 21. मतलब एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इन दोनों को छोड़कर नेशनल इमरजेंसी के टाइम बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे. और ये जो प्रोविज़न है कि फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के थ्रू टाइम पे सस्पेंड हो जाएंगे, ये हमने लिया है जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से. मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न के टाइम फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, ये जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है. Further, 6 rights guaranteed by Article 19 are automatically suspended. Only emergencies declared on the grounds of war or external aggression. That is external emergency, not on the grounds of armed rebellion, internal emergency. तो 3 बेसिस पे emergency ला सकती है national emergency: war, external aggression and internal disturbance. That is armed rebellion. अब armed rebellion है तो अगर further, the 6 rights guaranteed by Article 19 are suspended only in the case declared on the grounds of war and external aggression. मतलब अगर emergency external emergency है, अगर external emergency है तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो जाएगा. लेकिन किसी अगर इंटरनल इमरजेंसी है, आर्म्ड रेबेलियन है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा. 6 rights guaranteed by Article 19 are automatically suspended only when the emergency is declared on the external grounds. मतलब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो जाएगा. अगर आर्म रेबेलियन दैट इज इंटरनल अगर इमरजेंसी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा. 20 और 21 तो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे. The scope operation is limited by Article 31A, 31B and 31C. Article 31 is saving the laws providing for the acquisition of estates. तो ये मैं आप सबको बताऊंगा. इतना याद कर लीजिए कि आर्टिकल 31A, 31B और 31C जो है फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा लिमिट करते हैं, थोड़ा एक्सेप्शन है उनके लिए. Their application to the members of armed forces, paramilitary forces, intelligence agency, analogous services can be restricted by and abrogated by the parliament. आर्टिकल 33 के अंडर पार्लियामेंट के पास ये ताकत है. स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पार्लियामेंट की बात हो रही है. तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, पैरा मिलिट्री के लोगों पर, पुलिस के लोगों का, और इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे रॉ हो गई, डिटेक्टिव्स वगैरह, इन सब के फंडामेंटल राइट्स को रोक सकती है, मतलब एब्रोगेट कर सकती है. इन सब के पास नॉर्मल सिटीजन की तरह फुल फ्लेज्ड फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे. पार्लियामेंट उनको रेगुलेट करेगी बाई लॉस. तो ये आर्टिकल 33 के अंदर दिया गया है. आर्टिकल 34, देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्शन बाई मार्शल लॉ दैट इज फोर्स्ड इन आर्मी एरिया. इन एनी एरिया मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल इम्पोज्ड अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रिस्टोर ऑर्डर. आर्टिकल 34 के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं मार्शल लॉ के, मतलब मिलिट्री रूल के प्रोविजन दिए गए हैं. मार्शल लॉ और मिलिट्री रूल के टाइम भी फंडामेंटल राइट्स पूरे मतलब रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे. जिन एरिया में मार्शल लॉ अप्लाई होगा वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 टू 360 अलग चीज़ है, मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. आर्टिकल 34 में भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, उनका एप्लीकेशन नहीं होगा. मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल, सेल्फ एग्जीक्यूटरी, while few of them can be enforced on the basis of law made for giving them effect. Such law can be made only by the parliament, not on the state legislature, so the uniformity throughout the country is maintained. आर्टिकल 35. तो आर्टिकल 35 के अंडर ये कहा गया है कि थोड़े फंडामेंटल राइट्स अपने आप एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन थोड़े फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाना होगा, और ये लॉ बनाएगी सिर्फ पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगी, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी वो सिर्फ उस स्टेट में एप्लीकेबल होगा. तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा. तो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी. अब आते हैं आर्टिकल 12 के ऊपर. आर्टिकल 12 इज डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. मतलब आर्टिकल 12 ये जो स्टेट वर्ड है पूरे पार्ट 3 में इनको डिफाइन करता है. द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग टू फंडामेंटल राइट्स. तो जो पार्ट 3 है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, उसमें टर्म जो स्टेट है, ये वर्ड स्टेट बहुत बार यूज़ किया गया है और बहुत अलग अलग प्रोविजंस में यूज़ किया गया है. Hence, Article 12 defines the term state for the purpose of Part 3.
तो पार्ट 3 से रिलेटेड, ओनली पार्ट 3 से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है स्टेट की, मतलब स्टेट का मतलब क्या हुआ है ये बताता है हमारा आर्टिकल 12। हेंस अकॉर्डिंग टू द स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स, ये सब हो गई स्टेट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये सब भी स्टेट का पार्ट हो गए। ऑल लोकल अथॉरिटीज़ दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये सब भी स्टेट के अंदर आ गए। एंड अदर अथॉरिटीज़ लाइक स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ तो वो हो गए जो लॉ के थ्रू बने हैं, मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया और उनके थ्रू कोई बॉडी बन गई, ये स्टैट्यूटरी। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ के थ्रू नहीं बनी है, जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज़, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ नहीं है, ये बॉडीज़ जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वो कंपनीज़ है जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर होल्डरशिप गवर्नमेंट की है, मतलब एज अ गवर्नमेंट बॉडी इनको ट्रीट करेंगे। या इन ये कंपनीज जो फील्ड में काम करती है ना, वहाँ पे पब्लिक मोनोपोली होती है, वहाँ पे पब्लिक मोनोपोली होती है। तो ऐसी अगर अथॉरिटीज़, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो स्टेट कैन बी डिफाइंड एज अ वाइडर सेंस सो टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज। तो स्टेट जो डेफिनेशन है ये बहुत वाइडर है। इट इज़ एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट्स एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर ये ऊपर दी गई कोई भी एजेंसीज, अगर आपके इनके एक्शंस के थ्रू अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो इनके एक्शंस को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन प्राइवेट बॉडीज एंड एजेंसीज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट्स फॉल इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर द आर्टिकल 12। मतलब कोई अगर एक प्राइवेट बॉडी है जिसमें 50% से ज़्यादा ओनरशिप स्टेट की नहीं है, लेकिन वो स्टेट के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है, मतलब अगर स्टेट कोई प्राइवेट बॉडी को कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दे और वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर उसके एक्शंस के थ्रू अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा और आप उन प्राइवेट बॉडी को भी फंडामेंटल मतलब कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अब आर्टिकल 13, laws inconsistent with fundamental rights. Article 13 declares that all laws that are inconsistent or with derogation of any of the fundamental rights shall be void. मतलब अगर कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, आगे हम देखेंगे लेजिस्लेचर ही नहीं दूसरे भी, अगर कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकन्सिस्टेंट है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के अगेंस्ट है या फिर फंडामेंटल राइट्स को रोक रहा है, तो वो वाइड कराई दिया जाएगा, मतलब वो इनवैलिड होगा, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी रिव्यू करेगा यहाँ पे और ये बताएगा कि ये वायलेटिव है या नहीं है। दिस पावर इज कन्फर्ड टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास, 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास। दैट दे कैन डिक्लेयर द लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड बता सकते हैं कि वो, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। द टर्म लॉ इन द आर्टिकल 13 हैज़ बीन गिवन ए वाइडर कोनोटेशन सो एज इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मतलब ये जो वर्ड लॉ है अंडर आर्टिकल 13, ये भी बहुत ही वाइडर सेंस में कंसिडर किया गया है। परमानेंट लॉज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो लॉज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है वो लॉज आ गए इसमें। टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट का गवर्नर और प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम ऑर्डिनेंसेस इशू करता है, मतलब अगर पार्लियामेंट कोई केस, कोई एक मैटर के ऊपर अगर लॉ बनाने में टाइम ले रही है, तो टेम्पररी प्रोविजन के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ ऑर्डिनेंस पास करते हैं। तो अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है और अंडर आर्टिकल 143 गवर्नर, स्टेट का जो गवर्नर होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, वो पास करता है ऑर्डिनेंस। तो ये भी लॉ के अंदर आ गए। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन। मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, मतलब अगर एग्जीक्यूटिव होगा, जो लॉज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर वो कुछ ऑर्डर दे दें, जैसे कि ऑर्डर देंगे, रेगुलेशन देंगे, नोटिफिकेशन देंगे, वो भी इन लॉ के अंदर आते हैं। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम, यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। और लेजिस्लेटिव नेचर्स, मतलब वो ऑर्डर्स जो लेजिस्लेटिव नेचर के नहीं है, मतलब कोई एक नॉर्म हो गया, कोई एक प्रेसिडेंट हो गया, जो लेजिस्लेटिव नेचर का नहीं है, लेकिन वो भी
इन लॉ की डेफिनेशन में आ जाएगा। Thus, not only the legislature but both can be challenged in the court on the violation of fundamental rights and hence can be declared void. मतलब लेजिस्लेचर नहीं, एग्जीक्यूटिव के बताए हुए ऑर्डर्स भी और जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, मतलब जो लेजिस्लेटिव उनका कैरेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई ऑर्डर है जो लेजिस्लेचर ने नहीं दिया है उनको भी आप चैलेंज कर सकते हो और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में, और अगर वाकई में वायलेट कर रहे हैं तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो अगर वायलेट कर रहे हैं तो कोर्ट उसे नल एंड वॉइड बोल देगी। Further, Article 13 declares that the constitutional amendments are not laws and hence cannot be challenged. ये जो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की बाकी गई है, इनके अंदर ये चार ही चीज़ें आते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ, ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट और गवर्नर के अंडर आर्टिकल 123 एंड 143, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, वो ऑर्डर्स जो लेजिस्लेटिव नेचर के नहीं है, ये सब आते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता। अगर कल के दिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है तो वो नहीं आएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म्स ऑफ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वाइड, कैन बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। तो मतलब फंडामेंटल राइट्स लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उसे हमारी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड बोल देगी। राइट टू इक्वालिटी, अब राइट टू इक्वालिटी हम स्टार्ट करने वाले हैं। राइट टू इक्वालिटी में फर्स्ट आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट डज नॉट डिनाई, मतलब स्टेट कोई भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सबके ऊपर लॉ इक्वली एप्लीकेबल होगा विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। दिस प्रोविजन कन्फर्स द राइट ऑफ ऑल पर्सनस वेदर सिटीजन और फॉरनर्स, मतलब ये राइट्स सिटीजन और फॉरनर दोनों का अवेलेबल है। हमने ऑलरेडी देखा था। मोर ओवर द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सनस। मतलब ये सिटीजन्स को भी है, फॉरनर्स को भी है। लीगल पर्सन्स मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, मतलब वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, मतलब वो जो लॉ के थ्रू बनी है कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, ये सब लॉ के डेफिनेशन में आ जाएंगे, लीगल पर्सन्स होंगे और ये सब लॉ के डेफिनेशन में आ जाएंगे। और ये सिटीजन्स, फॉरनर्स, लीगल पर्सन्स सबको आर्टिकल 14 अवेलेबल है। The concept of equality before law is British origin, while the concept of equal protection of law is taken from American Constitution. मतलब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द एब्सेंस ऑफ any special privileges in the favor of a person, the equal subjection of law to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts. See, no person whether rich or poor, high or low, official or non-official is above the law। मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, ब्रिटेन से लिया गया है। और ये कहता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब सब लोगों, किसी के पास भी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, सब लोग इक्वल है। सब लोग इक्वल कब होंगे? जब किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को, कोई अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तो पूरी सोसाइटी इक्वल थोड़ी हुई। तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगे। इक्वल subjection of all the person to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts। मतलब जो लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब जो हमारा लैंड, जो हमारा इंडिया का जो ऑर्डिनरी लॉ है, लॉ सबके लिए बराबर है और सबको लॉ अप्लाई करता है। ऐसा नहीं कि आपको लॉ अप्लाई कर रहा है मुझे नहीं कर रहा है, सबको लॉ अप्लाई करता है और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियली अबव द लॉ, कोई भी सिटीजन अमीर या गरीब, हाई या लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लॉ के ऊपर नहीं है। मतलब ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कह रहा है कि किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होगी, सब लोगों के ऊपर लॉ बराबर एप्लीकेबल होता है और कोई भी सिटीजन लॉ से ऊपर नहीं है। अब देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये है अमेरिकन ओरिजिन का, मतलब अमेरिका से लिया गया है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, बोथ प्रिविलेजेस एंड कन्फर्ड एंड लायबिलिटी इम्पोज बाय द लॉ। अब यहाँ पे देखिए, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, मतलब सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा अगर सर्कमस्टेंसेस इक्वल है। मतलब अब देख लीजिए, अगर कोई आदमी रिच है, बहुत रिच है, और एक आदमी पुअर है, बहुत पुअर है, अब EWS, 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 EWS,
EWS का रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है, ये सबको नहीं दिया जाता है, सिर्फ पुअर को दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, जो रिच पर्सन है और जो पुअर पर्सन है उनके सर्कमस्टेंसेस इक्वल नहीं है, तो उन्हें इक्वल लाने के लिए जो पुअर सेक्शन है, जो लोअर सेक्शन है, उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, अगर आप देखिए 2 लोग रिच हैं तो दोनों को भी EWS का कोटा नहीं मिल रहा है, और दोनों पुअर हैं तो दोनों को EWS का कोटा मिल रहा है। मतलब इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, बराबर की ट्रीटमेंट होगी अगर सर्कमस्टेंसेस मतलब जो सिचुएशन है वो इक्वल होगी। बोथ प्रिविलेजेस, अगर प्रिविलेजेस और लायबिलिटीज दोनों को कंसिडर किया जाएगा। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, मतलब रिच को बराबर का ट्रीटमेंट मिलेगा, पुअर को बराबर का ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन रिच पुअर को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो 2 लोग अगर सेम है तो उनको बराबर का ट्रीट किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। Thus the former is negative concept while the later is positive concept. जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो थोड़ा नेगेटिव है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये इक्वल सर्कमस्टेंसेस की बात करता है। हाउएवर बोथ आर देम आर एस्टैब्लिश इन द इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। लेकिन दोनों का एम क्या है कि इक्वालिटी एस्टैब्लिश करें, अपॉर्चुनिटी मतलब सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, और जस्टिस सबको न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड वेयर इक्वल एंड अनइक्वल आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है जब इक्वल और अनइक्वल अलग अलग तौर से उनको ट्रीट किया जा रहा है, मतलब एक आदमी इक्वल है और कुछ लोग अनइक्वल है, अगर उनको अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है तो आर्टिकल 14 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। वाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल सब्जेक्ट्स ट्रांजेक्शन बाय द लॉ। लेकिन जो आप क्लासिफिकेशन किए कर रहे हो वो रीजनेबल होना चाहिए, बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, आर्टिफिशियल एंड एवेसिव। रीजनेबल होना चाहिए, और वो क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी मतलब बिना किसी इरिजनेबल नहीं होना चाहिए। रादर इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबिलिटी, डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन, मतलब इंटेलिजेंटली आपको वो डिवीजन करना चाहिए और वो डिवीजन कोई रीज़न बेस्ड होना चाहिए। अब आते हैं रूल ऑफ लॉ, और ये जो रूल ऑफ लॉ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर इज़ नथिंग दैट, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा फीचर अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनेगा, वो है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इनमें और डिटेल में पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रपोज बाय A.V. डाइसी द ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वो ब्रिटिश ओरिजिन का, ये तो आपने बताया, ये तो आप जानते हैं, ये एक पार्ट है रूल ऑफ लॉ का। मतलब रूल ऑफ लॉ एक बड़ा पार्ट है, उसका एक इक्वालिटी बिफोर लॉ एक छोटा पार्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ किसने प्रपोज किया है? A.V. डाइसी ने। हिज कॉन्सेप्ट हैज़ द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स एंड एस्पेक्ट्स। तो रूल ऑफ लॉ के 3 एलिमेंट्स क्या हैं ये देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पनिशमेंट मतलब एक लिमिट से ज़्यादा, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब आर्बिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए, एक आदमी के पास एक लिमिट से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, और किसी को भी मतलब अगर उसने लॉ तोड़ा है और उसकी पनिशमेंट है 1 साल के लिए जेल, आप उसे 10 साल के लिए दे रहे हो, तो एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं होना चाहिए और आर्बिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब एक आदमी के पास ज़्यादातर पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। ये कहता है रूल ऑफ लॉ। Equality before the law, that is equal subjection of all citizens, rich or poor, high or low, official or non-official, to the ordinary law of land administered by the ordinary law of courts। तो पहली बात तो ये है कि किसी आर्बिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए, किसी के पास भी एक हद से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, और नो मैन इज़ पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, मतलब सारे सिटीजन्स को, रिच या पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, सबको लॉ बराबर का एप्लीकेबल होता है। टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट्स, तो सबके लिए लॉ बराबर है। नो मैन इज अबव द लॉ बट एवरी मैन व्हेरेवर बी इज रैंक और कंडीशन इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द रिलेम अमेंडेबल टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ट्राइबल। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है इन ब्रीफ की सबको लॉ बराबर का एप्लीकेबल होता है। और ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लक्ष्मीकांत में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो दिए गए हैं वो इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं, थर्ड पॉइंट नहीं होता है। द प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स डिफाइंड एज फोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं
मतलब हर एक सिटीज़न के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, हर एक सिटीज़न के राइट्स हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअल राइट्स का रिजल्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिविजुअल राइट्स नहीं आ रहे हैं, इंडिविजुअल राइट से कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, ये कहा जा रहा है। तो ये हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज सोसाइटी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, इंडिविजुअल राइट्स इज सेकंड प्रायोरिटी। तो क्या क्या हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है कि रूल ऑफ लॉ का ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है कि आर्बिट्ररी पावर, मतलब इरेजनेबल पावर किसी के पास नहीं होगी। एक्सेसिव पनिशमेंट किसी को नहीं दी जाएगी, मतलब अगर आपने लॉ तोड़ा है तो ये आपको पनिशमेंट दी जाएगी, और प्रिस्क्राइब पनिशमेंट हर एक सिटीजन लॉ के सामने इक्वल है, ये कहा गया है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि इंडिविजुअल राइट ज़्यादा प्राइमरी है, कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा प्राइमरी है, ये नहीं कहा गया है, ये ब्रिटिश में एप्लीकेबल होता है। द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम, नॉट थर्ड वन। इन इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो यही कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके थ्रू इंडिविजुअल हर एक सिटीजन को राइट मिले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ एम्बॉडीड इन द आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रूल ऑफ लॉ है हमारे आर्टिकल 14 का ये बेसिक फीचर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हेंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इवन बाय अमेंडमेंट। मतलब कल के दिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आ जाए तो भी आर्टिकल 14 का रूल ऑफ लॉ का पार्ट नहीं अमेंड कर सकती। एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। अभी जो आर्टिकल 14 है इसके थ्रू इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये देख लेते हैं। the rule of equality before law is not absolute. There are constitutional and other exceptions to it. तो ये जो रूल ऑफ लॉ है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। तो इसके ऊपर थोड़ा एक्सेप्शंस हैं, मतलब इन केसेस में रूल ऑफ ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 नहीं काम करता है। और वो एक्सेप्शंस क्या है? आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन गवर्नर ऑफ स्टेट हैव द फॉलोइंग इम्यूनिटी। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड, गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड, इन दोनों के पास कुछ इम्यूनिटीज़ मतलब कुछ पावर्स होती हैं अंडर आर्टिकल 361। प्रेसिडेंट गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज परफॉर्मेंस पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हिज और हर ऑफिस। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई भी कोर्ट को जवाबदेह नहीं है अगर वो उसकी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं ड्यूटीज़ इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। मगर अगर आपके उस ऑफिस के काम से प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ काम कर रहे हैं तो वो किसी भी कोर्ट को जवाबदेह नहीं है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर का टर्म चल रहा है तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और द गवर्नर शुड बी इशूड फॉर एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब जब तक टर्म चल रहा है प्रेसिडेंट और गवर्नर का तब तक कोई भी इम्प्रिजनमेंट मतलब अरेस्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एक्ट डन बाई हिम और हर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर एंड आफ्टर ही और शी इज एंटर अपॉन द ऑफिस अंटिल द expiration of 2 months and next to notice of his or her has been delivered। मतलब कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती प्रेसिडेंट और गवर्नर के थ्रू जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस कर रहा है कोई भी कोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर आपको कोई भी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो 2 महीने पहले आपको एक नोटिस देना होगा। No person shall be liable to any court of criminal proceeding in any court in respect to publication of in newspaper, radio or television of a true report of proceeding of either house of the parliament or either house of the state legislature। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की अगर कोई सही रिपोर्ट मतलब ट्रू प्रोसीडिंग अगर किसी भी न्यूज़ चैनल ने कवर की है और सिर्फ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन में छापा है, सच्ची है, तो उसके लिए किसी को भी कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं ले जा सकती कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर के ऊपर अंडर आर्टिकल 361A। तो 361A हमारी प्रेस को ज़्यादा पावर देता है। No member of parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect to saying of anything or giving vote in the parliament under article 105। मतलब जो MP है कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं आएगा अगर वो कुछ कहता है पार्लियामेंट में या फिर वोट डालता है किसी भी डिसीजन में। आर्टिकल 105 और सेम प्रोविजन है फॉर स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 194। 104 + 89 14 194 आ गया। 105 और 194 में 89 का डिफरेंस है। ऐसे बहुत आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन और स्टेट के बीच में 89 का डिफरेंस रखते हैं। तो नो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शेल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट रेस्पेक्ट टू सेइंग एनीथिंग और वोट गिवन बाय हिम और हर इन स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमिटी देयर ऑफ। आर्टिकल 194 मतलब आर्टिकल 194 के थ्रू भी अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है और कोई भी प्रोसीडिंग में कुछ कहता है और अगर कोई भी वोट डालता है स्टेट लेजिस्लेचर में तो भी उसे कोई भी कोर्ट में जवाबदेही नहीं होगी।
आर्टिकल 31C हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आर्टिकल 31E, 31B और 31C एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स के। तो आर्टिकल 31C एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स दैट द लॉ made for the implementation of directive principle containing clause B and clause C of 39 cannot be challenged on the grounds of that they are violating article 14. Supreme Court held where article 31 comes in, article 14 goes out. तो आर्टिकल 39C के थ्रू अगर आप आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39B इज obligation on state to create policy towards the material resources of community are distributed so to subserve the common good. मतलब जो कम्युनिटी के रिसोर्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए कि कॉमन गुड मतलब सबका भला हो, ये कहता है आर्टिकल 39B। प्रिवेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इस आर्टिकल 39C मतलब जो वेल्थ है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो, इसको प्रिवेंट करे गवर्नमेंट। तो ये DPSP को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 कुछ केसेस में वैलिड होता है तो भी वो वैलिड माना जाएगा, ये कहता है हमारा आर्टिकल 31C। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आर्टिकल 31C आ गया तो आर्टिकल 14 बाहर चला जाएगा, मतलब आर्टिकल 31C के अगेंस्ट आर्टिकल 14 इनएप्लीकेबल है। फॉरेन सोवरन रूलर्स एम्बेसडर डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। जो फॉरेनर्स हैं, रूलर्स हैं, एम्बेसडर है, डिप्लोमेट्स हैं, इन सबको इम्यूनिटी मिलती है सिविल प्रोसीडिंग से। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो एजेंट्स हैं वो डिप्लोमेसी